जॉब जर्नी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ अपने यार दोस्तों के पास भी पहुंचाएं, जिससे आपको आपके साथ और लोगों को भी जानकारी बहुत अच्छे से मिल सके। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, उसमें हमने पढ़ा था संयोजकता किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक बंधन के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से उसमें प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमने उस दिन क्या बोला था, उसको सिर्फ प्रकार बताया था, उसे एक्सप्लेन नहीं किया था, उसे परिभाषित नहीं किया था। आज उसको हम परिभाषा के साथ आगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो रासायनिक बंधन का प्रकार होता है वो होता है विद्युत सहसंयोजक बंधन, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है सहसंयोजक बंधक, जिसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है उप सहसंयोजक बंधन, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें सबसे पहले वाले को देखते हैं, विद्युत सहसंयोजक बंधक कौन सा है। विद्युत सहसंयोजक बंधन कौन सा है, तो वो विद्युत सहसंयोजक बंधन कहा गया है कि परमाणुओं के द्वारा, जो परमाणु क्या होता है जिसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और आपके उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी परमाणुओं के द्वारा अपने मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो आप देखते हैं बिजली लगता है तो क्या होता है, हम लोग छटपटाते हैं। तो वही चीज है कि ये भी है, यहाँ पे आपका भी इलेक्ट्रिसिटी दिया गया। तो इलेक्ट्रिसिटी जब होगा तो जरूर है कुछ ना कुछ उसमें क्रियाएं होगी। वही क्रिया किसके बीच होती है, इलेक्ट्रॉनों के बीच होती है। इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत सहसंयोजक बंधन। ठीक है। तो विद्युत सहसंयोजक बंधन में एक और प्रकार जान लीजिए कि ये दो चीज यानी धातु और अधातु में भी होता है। और धातु किधर होता है, आवर्त सारणी के बाएं तरफ, जबकि दाईं तरफ अधातु होता है। तो कहा गया है कि किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना, तो उसे आयनिक बंध भी कहते हैं। इस विद्युत सहसंयोजक बंध को हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और आयन किस लिए कहते हैं, क्योंकि इस पे आवेश होता है। और आवेश मतलब कि आपका करंट का एक दूसरे करंट जैसे प्रभाव होता है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे आपका कौन सा चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे। तो सोडियम क्या है, एक उदासीन परमाणु है, उदासीन एलिमेंट है, तत्व है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 यानी 281, जिसमें आप इसको एक संरचना के द्वारा दर्शा सकते हैं, जिसमें देख सकते हो कि यहाँ पे सोडियम है और सोडियम के ऑर्बिट चारों तरफ बने हुए हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन परस्पर 1 2, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 इसका आपका विन्यास होता है। दूसरा फ्लोरीन है जो 9 नंबर पे आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 7। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका विन्यास निकल गया। लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा तो कैसे करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो वो देगा आपका पहला नंबर पे है जो सोडियम है, जो कि एक धातु है। और सोडियम ऐसा धातु है इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो वो धातु क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, जो उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करेगा, फ्लोरीन जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसके लिए, अष्टक बनाने के लिए, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अष्टक बनाने के लिए। अष्टक इसलिए बनाया जाता है जिससे कि वो क्या हो सके, अक्रिय गैस की तरह क्या कर व्यवहार कर सके, जिस कारण से दोनों क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस बन जाएगा। यहाँ पे सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 2 8 और फ्लोरीन का भी 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 8। तो दोनों का जो आपका व्यवहार ये करेगा, ये दोनों नियोन गैस की तरह, जो कि एक नोबेल गैस है, उसकी तरह व्यवहार करेगा। और जब दोनों कंबाइन होके क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा, और यह कंपाउंड स्टेबल यानी स्थिर हो जाएगा। अब यह किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब भी कोई यौगिक बनता है, उस बनने के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और वो यौगिक बनने के बाद स्थिर हो जाते हैं। इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे Mg और Cl के बारे में। तो Mg का विन्यास कितना होगा,
282, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या है मैग्नीशियम का वो 12 होता है और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है, जिस कारण से उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा विन्यास 287। तो इसमें जो क्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉनों की कमी 1 है, जबकि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, क्लोरीन को, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का वो क्लोरीन वाले एटम पे ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। तो ये अपना कंपाउंड बनाया डालेगा MgCl2। जैसे देख रहे हो यहाँ पे Mg का आप देख रहे हो यहाँ पे एक चार्ज और 2 चार्ज है, तो Cl पे तो हमेशा एक ही चार्ज होता है, लेकिन Cl का अगर 2 एटम ले लेंगे तो वो भी 2 चार्ज अपना कंबाइन करके बना लेगा, और दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, सेम हो गए, और इस कारण से दोनों हट जाएंगे, और ये वाला जो चार्ज है इसका हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बना जाता है स्थानांतरण, Mg का +2 और Cl का 1-, दोनों चार्ज क्या हो गए, स्थानांतरण हो गए, आवेश स्थानांतरण हो गए, जो बना लिए कंपाउंड MgCl2, और यह स्थिर हो गए। अब बोला गया है कि विद्युत सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध के गुण कौन कौन से, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज धन वाला प्रॉपर्टी मत समझ लिया, ठीक बा, यहाँ बाटे प्रॉपर्टीज मतलब गुण, यानी विद्युत सहसंयोजक बंध में कौन कौन से गुण, उसमें कमियां या खूबियां कौन कौन सी होती हैं। तो पहला चीज है कि विद्युत सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध वाले यौगिक आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट हुई, लेकिन समझ में ना आई, ठीक बा, तो ये करंट यहाँ पे रहला, ठीक बा। अब ये आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल, तो ये विद्युत एक स्थिर विद्युत होता है, कुछ ज्यादा उलटफेर नहीं है इसमें, और यह एक आकर्षण बल जो विद्युतीय आकर्षण बल है इसके द्वारा जुड़े होते हैं, और यह विद्युतीय आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, बहुत ज्यादा। साथ साथ इसमें कहा गया जो मेल्टिंग पॉइंट है, द्रव्यनांक या कथनांक, इसको द्रव्यनांक को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, और कथनांक को बॉइलिंग। तो दोनों पॉइंट क्या होंगे, दोनों पॉइंट इस विद्युत संयोजक बंध में उच्च होते हैं। ठीक है, दूसरा कहा गया इसके द्वारा बनने वाले यौगिक जल में घुलकर विद्युत का सुचालन करते हैं, यानी जब तक ये जल में ना घुलेंगे, पानी में ना घुलेंगे, तो क्या होगा, यह विद्युत का सुचालन नहीं करेंगे, विद्युत का प्रवाह नहीं करेंगे। लेकिन जैसे यह विद्युत जल में घुल जाएंगे तो विद्युत का सुचालन करेंगे, लेकिन ये ठोस अवस्था में रहते हैं तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी विद्युत संचारित करने के लिए इसे पानी में घोलना ही पड़ेगा। लास्ट कहा गया है, सेकेंड लास्ट, कि ऐसे बने यौगिक कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। जो भी कार्बनिक पदार्थ होंगे जिसमें कार्बन का परमाणु उपस्थित होगा, वैसे विलायकों में यह पदार्थ जो होता है अविलय होता है। जो विद्युत सहसंयोजक बंध द्वारा बना जो सबस्टांस होता है, पदार्थ होता है, वो अविलय होता है, यानी उसमें घुलनशील नहीं होता है। दूसरा लास्ट कहा गया कि आयनन की मात्रा उच्च होती है, माने जो आवेशित वाला मात्रा होता है, जो उस पर आवेश होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इस कारण से इसे उच्च बताया गया है। इससे क्या होगा, जब आयन टेम्परेचर बढ़ेगा, आप तापमान बढ़ेगा, आयन बढ़ेगा, तो क्या होगा, उसमें जो अभिक्रिया भी होगी क्या होगी, बहुत ज्यादा तेज होगी। हम जानते हैं कि किसी भी सबस्टांस में जब हम तापमान देते हैं तो क्या होता है, उसकी गति बढ़ जाती है। वही प्रक्रिया यहाँ भी इस विद्युत सहसंयोजक बंध में भी अपनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें एक और नोट है कि इसमें जालक ऊर्जा क्या है। ठीक है, जालक ऊर्जा क्या है, तो किसी रवा या क्रिस्टल का पदार्थ आप देखो थोड़ा, तो उसके आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब जो क्रिस्टल वाले पदार्थ होते हैं उसके आयनों को एक दूसरे से बहुत दूर, अनंत मतलब कितना होता है, जिसका कोई अंत ही नहीं होता, उस दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा का बंध के बारे में अब आगे पढ़ते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या है। इस संयोजन या आबंध में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी जो होता है उसके फल स्वरूप उसमें क्या होता है, स्थानांतरण हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रही है, उसके कारण जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब साझेदारी मतलब क्या, कि दो व्यक्ति बिजनेस करने वाला और एक दूसरे से क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया कि हम इतना पैसा देंगे उतना, और वो उतना पैसा, दोनों साझेदारी करके एक बिजनेस कर लिया। वही चीज इसमें भी होता है कि इसमें साझेदारी किया जाता है, किसके भी,
इलेक्ट्रॉनों के बीच किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। अब यह जब बंध बनता है तो ऋण विद्युतीय तत्व है। ऋण विद्युतीय तत्व कौन होता है? जिसपे हम इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं तो वो होता है आपका अधातु। तो उसके परमाणु के संयोग से यह बंध बनता है। कौन बंध? सहसंयोजक बंध। तो इसमें एक और बात कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके दोनों के मध्य में जो बंध बनता है उसे ही हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजी, अब देखते हैं सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन बंध होते हैं? तो पहला बंध है एकल सहसंयोजी बंध, जिसे हम कहते हैं मोनोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है द्वि सहसंयोजक बंध, जिसे हम बोलते हैं डाईवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है त्रिक सहसंयोजक बंध, जिसे बोलते हैं ट्राईवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार है उसके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? एकल सहसंयोजक बंध। तो इस बंधन में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मात्र एक युग्म की साझेदारी होती है। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? साझेदारी करेगा। यानी 1-1 रुपया का साझा करना है और मिलके एगो चॉकलेट खाना है। वह वाला बात है यहाँ पे भी कि एक युग्म की साझेदारी की जाएगी और उससे जो बनेगा बॉन्ड उसे हम कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सब दोनों के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों जब क्या करेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो ये कंबाइन करके के सेल में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 होता है उसी ऑर्बिट या कक्षा को कह दीजिए आप कि ये पूरा करेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एक परमाणु, और दोनों जब बॉन्ड बना के दूसरे साझा करेगा तो हम H2 गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन में कितना है? 7 गो तत्व है, 7 गो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करेगा? 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो कैसे करेगा? तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इस पर क्लोरीन कर लेगा, ये वाला क्लोरीन, दूसरा वाला, और ये वाला क्लोरीन क्या करेगा? इस वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना 8 और ये इसका 8, दोनों का 8-8 कंप्लीट हो गया। किसमें? उसके बाहरी कक्षा में। तो ये क्या कर लिया? एक कंप्लीट बंध बना लिया, जिसे कहते हैं हम एकल सहसंयोजक बंध। अब दूसरा कहा गया द्वि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? तो द्वि सहसंयोजक बंध में कहने से ही लग रहा है कि यहाँ 2 यानी द्वि। तो यहाँ पे कहा गया जिस बंधन में 2 इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी हो, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लीजिए कि आप 2-2 रुपया मिलाकर किसी चीज को खरीदने गए तो वो हो गया आपका द्वि सहसंयोजक बंध। तो इसमें क्या आप कौन सा अब तत्व लोगे? तो सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन में कितना? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में आप देख लो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 6। और इसके भी बाहरी कक्षा में 2, 2, 4 और 2, 6। अब कैसे? तो ये वाला 2 लेकर ये वाला 2 जो इसका लेकर ये क्या करेगा? अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला 6 है और इसका 2 लेके 8 इलेक्ट्रॉन दोनों कंप्लीट करके ये अपना बॉन्ड भी कंप्लीट कर लेगा। और जब ये दोनों कंप्लीट कर लेगा अपना बॉन्ड तो किसकी तरह बिहेव करेगा? खुद नियोन की तरह। नियोन क्या है? नोबल गैस है। सेम कंडीशन आपके सल्फर में भी लगता है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? विन्यास 2, 8, 6, और इसका होता है 2 और 6। ठीक है, तो इसके भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी 2, 2, 4 और 2, 6, यहाँ पे भी 2, 2, 4 और 2, 6। तो यहाँ पे अगर 8 पुराना हो तो इसका हम 2 ले लेते हैं, तो ये 6 और इसका 2, 8। इसका भी 8 लेना हो तो इसका भी 6 और ये वाला 2, 8। ठीक है, तो इसके भी बाहरी कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा और ये भी नियोन की तरह बिहेव करेगा। नियोन क्या है? अक्रिय गैस जो कि किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, जिस कारण से क्या हो जाएगा? H2 गैस हो जाएगा। और H2 को हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसे हम गंधक कहते हैं। सल्फर को गंधक कहते हैं। और यह क्या हो गया? अब स्थिर हो गया। तीसरा है आपका, इसी में से एक और प्रकार है तीसरा, त्रिक सहसंयोजक बंध। इस बंध में इलेक्ट्रॉनों के 3 युग्म की साझेदारी होती है। 3 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं?
एक बंध बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे देख लीजिए आप, यहाँ पे तीन आउटर मोस्ट तीन इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे, यहाँ पे 3 2 5, इसके बाहर के साथ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो कितना होता है, 2 और 5, और इसका भी होता है 2 8 और 5। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से 3 लेके और 2 5 5, इसका 8 हो गया इसका, और यहाँ से भी 2 और 3, यहाँ से भी आपका 5, ये दोनों मिलके दोनों क्या बनाया, 8 बना लिया। और इस कारण से ये बन गया आपका N2 गैस, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके इससे 3 ले लेगा फॉस्फोरस, और ये भी यहाँ 8 कंप्लीट करने के लिए इससे 3 ले लेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी हो रही है, 3 हो रही है। अब सहसंयोजी बंधन के गुण के बारे में देखते हैं। सहसंयोजी बंधन का गुण क्या क्या होता है, ठीक है। तो सहसंयोजी बंधन क्या होता है कि उसमें जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, वो दिशात्मक होती है, साथ साथ वो दृढ़ भी होती है, यानी इसमें डायरेक्शन और रिजिड दोनों गुण होते हैं। साथ साथ वो विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहती है, वो विभिन्न प्रकार के अपने स्थान को बदलते रहती है, स्थान भी और अवस्था भी बदलते रहते हैं। इस कारण से वो विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहती है। और इसमें त्रिविमीय संरचना भी होती है, त्रिविमीय स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये आपका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आपका एक और संरचना होती है जो इसमें उपस्थित होती है। सहसंयोजी यौगिक में आणविक रूप से रहते हैं, ठीक है। इसमें अणु वाला गुण रहता है, न कि आयनिक रूप से। इसमें आवेश नहीं होता है, बल्कि इसमें अणु वाला गुण होता है। और इसके कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था, क्या था, जो आपका विद्युत संयोजक था वो क्या था, विद्युत का सुचालक था। ये है विद्युत का कुचालक है। साथ साथ कहा गया ताप दाब की सामान्य अवस्था में यह प्राय गैस जो होता है वाष्पशील द्रव और मुलायम होते हैं। मतलब अगर ताप और दाब दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये मुलायम हो जाएंगे और साथ साथ द्रव अवस्था में भी बदल जाएंगे, यानी ये वेपर में बदलने जाएंगे। फिर कहा गया इसमें इसका जो द्रव्यमानांक है वो कथनांक होता है, ये निम्न होता है। जबकि आपका विद्युत सहसंयोजक बंध में उच्च होता था और यहाँ पे निम्न हो रहा है। और फिर कहा गया इसमें कि ध्रुवीय गोलकों में साधारणतः यह अघुलनशील तथा अध्रुवीय घुलनशील में यह क्या होता है, अध्रुवीय घोलकों में ये क्या होगा, आपका घुलनशील होगा। कौन सा, ये वाला जो सहसंयोजी बंधन है, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं कि उप सहसंयोजी बंधन क्या है। तो उप सहसंयोजी बंध में यह एक विशेष प्रकार का बंध है जो 2 परमाणु परस्पर साझे से एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं। परमाणु परस्पर जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, लेकिन परमाणु 2 हो सकता है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि परंतु साझे का इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन साझा होता है वो मात्र एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसमें जुड़ा हुआ कितना होता है, 2 परमाणु, ठीक है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे कहा जाता है दाता परमाणु, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे कहा जाता है ग्राही परमाणु, ठीक है। जैसे ये इसे कहा जाता है, मान लीजिए डोनर, क्योंकि ये दे रहा है, और ये है एक्सेप्टर, ठीक है, क्योंकि ये ले रहा है, ठीक है। ये दोनों परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। अब यहाँ देख लीजिए एक NH3 है, अमोनिया है, और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के 1। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे 3 और 2 5, और इससे जब आप हाइड्रोजन से कंबाइन कराएंगे तो दोनों जुड़ के क्या बनाएगा, एक अमोनियम गैस बनाएगा, NH4 पे 1+। अब कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आयनिक बंधन युक्त यौगिक है और कुछ सहसंयोजक यौगिक बंधित है। तो क्रमशः हम उसे पढ़ते हैं। देखिए शुरू से कि CaCl2 जिसे हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, वो भी एक आयनिक बंधन का यौगिक है। दूसरा है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक आयनिक बंधन का यौगिक है। तीसरा है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ये भी एक आयनिक बंधन का यौगिक है। फिर है CaCl2, ये सीजियम क्लोराइड, ये भी आयनिक बंधन का यौगिक है। फिर BaCl2 बैरियम क्लोराइड, ये भी आयनिक बंधन का यौगिक है। आयनिक बंधन में क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इस कारण से यह आयनिक बंधन यौगिक है। जबकि सहसंयोजक बंधन यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इस कारण से इसमें
कौन कौन सा एग्जाम्पल है? पहला मीथेन है, मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं और हिंदी में दलदली गैस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, फिर से जल है H2O है, फिर से अमोनिया NH3। अमोनिया का यूज कहाँ किया जाता है? आप खादों में यूज करते हो। फिर से कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब आपका सहसंयोजक यौगिक है। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।